हेलो दोस्तों, नमस्कार। आगे हम बढ़ते हैं उसी कंट्रोल सिस्टम में ही और देखते हैं कंट्रोल सिस्टम में एक बार हम रिकॉल करते हैं कि जो हमने पीछे पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था। तो बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन में देखा, हमने इंट्रो पढ़ा और उस इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, टाइप्स में हमने देखा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम और ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। क्लोज लूप में हमने देखा एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक में हमने कंपैरिजन देखा उनके फीचर्स में, और ओपन लूप क्लोज लूप के बीच में हमने फीचर्स में कंपैरिजन देखा। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जो हम सिस्टम की एनालिसिस करने वाले हैं उस एनालिसिस में हम जो टाइम डोमेन और कंटिन्यूस टाइम डोमेन और डिस्क्रीट सिग्नल, दो टाइप के हमारे पास सिग्नल होते हैं, एक कंटिन्यूस सिग्नल, कंटिन्यूस, और एक डिस्क्रीट सिग्नल। तो इन दोनों सिग्नल की एनालिसिस के लिए हमने देखा कि इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और फिर इसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इसके बाद इसके टाइम डोमेन में एनालिसिस के लिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस के लिए, तो इसका जो था फोरियर ट्रांसफॉर्म। फिर इसके बाद हमने डिस्क्रीट में देखा इसका जेट ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते थे, इसमें डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते थे। आज हम देखने वाले हैं कि अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन। जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है वो एक्चुअली उसकी डेफिनेशंस क्या है और ट्रांसफर फंक्शंस होता क्या है और ट्रांसफर फंक्शंस के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, जो हमारे पास एनालिसिस करने की दो मेथड्स हैं, जो हम एनालिसिस करते हैं कंट्रोल सिस्टम में, जो हमारा कंट्रोल सिस्टम है उसमें जो एनालिसिस करते हैं वो दो मेथड से करते हैं। एक ट्रांसफर फंक्शन मेथड से, एक ट्रांसफर फंक्शन मेथड से, दूसरा स्टेट स्पेस से, स्पेस वेरिएबल से। तो हमारे पास दो मेथड हैं। जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है उस मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन में हम जो यूज करते हैं हम जो ट्रांसफर फंक्शन मेथड है इसमें ट्रांसफर फंक्शन यूज़ करते हैं, और इस टेस्ट स्पेस में ट्रांसफर फंक्शन की नीड नहीं होती है। और जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन जो होता है एलटीआई सिस्टम के लिए वर्क करता है। ठीक है, एलटीआई सिस्टम के लिए, ये किसी भी टाइप के सिस्टम्स के लिए हमारा होता है। ठीक है, मतलब वो एलटीआई हो, नॉन एलटीआई हो, ठीक है, हर तरीके के सिस्टम्स के लिए एक रामबाण इलाज है हमारा स्टेट स्पेस। जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं और आगे देखते हैं ट्रांसफर फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशंस क्या है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो हमने ट्रांसफर फंक्शन की यहाँ पे डेफिनेशंस लिख रखी है। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन एलटीआई सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर वन वर्ड्स में आ सकती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो एलटीआई सिस्टम होता है। एलटीआई सिस्टम क्या होता है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। जो सिस्टम हमारा लीनियर होगा और टाइम इनवेरिएंट होगा, उस सिस्टम का हम लाप्लास, उस सिस्टम का हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। वो होता क्या है, रेशियो होता है किसके किसके बीच में, आउटपुट वेरिएबल टू इनपुट वेरिएबल। और तीसरी कंडीशंस क्या है कि इनिशियल कंडीशन शुड बी जीरो। ये चीज़ है, हम जब किसी भी किसी भी सिस्टम का, कोई हमारे पास सिस्टम है उसका हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो ये है इनपुट, ये है आउटपुट। तो आउटपुट अपान इनपुट, ठीक, ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। ठीक, ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होगा, आउटपुट अपान इनपुट हो जाता है। हम बेसिकली इसमें रेशियो जो होता है वो आउटपुट और इनपुट का निकालते हैं, लेकिन
ट्रांसफर फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, नोट ट्रांसफर फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन वैल्यूज ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल। बेसिकली हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन है वो रेशियो ऑफ इनपुट टू रेशियो ऑफ आउटपुट वेरिएबल टू इनपुट वेरिएबल है, लेकिन अंडर जीरो इनिशियल कंडीशन, मतलब सिस्टम कोई भी इनिशियल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, इनिशियल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, सिस्टम बिल्कुल फ्री होना चाहिए, मतलब कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिस्टम फ्री होना चाहिए, इनिशियल कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशंस होती क्या है, जैसे हमारा कैपेसिटर है, जब हम इनिशियल कंडीशंस की बात करते हैं, हम इनिशियल कंडीशंस में देखते हैं जीरो इनिशियल, जैसे हमारा कैपेसिटर है तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होना चाहिए और इंडक्टर में कोई करंट नहीं होनी चाहिए, इसकी प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, इसमें कोई करंट नहीं होनी चाहिए, इज इक्वल टू जीरो। इस पे वोल्टेज और इस पे करंट इज इक्वल टू द जीरो। हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, बेसिकली हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ही कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा वैसे कंट्रोल सिस्टम मैकेनिकल, सिविल और कंट्रोल सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम्स के लिए भी होता है, ठीक है। एरोडायनामिक्स में भी यूज होता है, ठीक है, और हर जगह यूज होता है कंट्रोल सिस्टम। लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हमारा बेसिकली दो एलिमेंट होता है, एक तो कैपेसिटर, एक इंडक्टर। कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, मतलब वोल्टेज, और दूसरा इंडक्टर जो होता है वो करंट स्टोर करता है। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका ही हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। और जो हम ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने वाले हैं वो LTI सिस्टम होना चाहिए, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होना चाहिए, मतलब कैपेसिटर, इंडक्टर इसी भी टाइप की चीज़ें होनी चाहिए और इनकी वैल्यूज़ टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो और हमारा ट्रांसफर फंक्शन जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स। अब ये चीज़ कन्फ्यूजन में लग रही होगी कि यहाँ पे तो हम रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं और यहाँ इनपुट और आउटपुट वेरिएबल पे हमारा कंट्रोल सिस्टम डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारे पास कोई सिस्टम था, ये सिस्टम है और सिस्टम क्या कर रहा है, किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई बाई 2 कर रहा है। हमने इनपुट दिया 1, हमने इनपुट दिया 3, हमने इनपुट दिया 6, तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, ये कर रहा है इसको 2, इसको कर रहा है 6, इसको कर रहा है 12। तो अगर जो हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो वो क्या होगा, रेशियो होगा, तो 2/1, 6/3 और 12/6 होगा। तो ये हर बार क्या होगा, 2 2 2, मतलब ट्रांसफर फंक्शन जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स, इट इज टोटली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम, मतलब जो सिस्टम का इंटरनल है उसके बारे में ये बात करता है। ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम की प्रॉपर्टी बताता है। पॉइंट लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन जो है, function tells us system property and internal part of the system. ठीक है, मतलब उसके अंदर क्या है वो एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन बताता है। ट्रांसफर फंक्शन ये नहीं बताता है गिव्स द कंपोनेंट इंफॉर्मेशन, मतलब उसका इंटरनल है, कंपोनेंट हो, कंपोनेंट क्या उसमें कंपोनेंट लगे उसके बारे में हमारा ट्रांसफर फंक्शन बताता है। ट्रांसफर फंक्शन इज द बेसिकली यूज्ड फॉर द LTI सिस्टम, इट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट वेरिएबल टू द इनपुट वेरिएबल अंडर जीरो इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। अब थोड़े से फॉर्मूले देखेंगे, वो आगे जाके हम सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जैसे हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन TF से हम डिनोट करते हैं, तो
तो हम इसमें ट्रांसफर फंक्शंस में क्या देखते हैं, ट्रांसफर फंक्शंस जो होता है हमारा आउटपुट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल, आउटपुट वेरिएबल और इनपुट वेरिएबल का हमारा रेशियो होता है। सपोज दैट हमारे पास कोई सिस्टम है, इस पे हमने क्या किया, एक कोई इनपुट दिया और कोई आउटपुट दिया, तो इनपुट भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं और उसी तरीके से हमारा आउटपुट होता जाएगा। ठीक है, हम इसमें जो इनपुट देंगे वो आउटपुट उसी प्रकार से होगा। इनपुट हमारे कुछ हमारे टेस्ट सिग्नल होते हैं। टेस्ट सिग्नल क्या होता है, टेस्ट सिग्नल, इम्पल्स, दूसरा होता है स्टेप, इस सारे डिटेल में रैंप और पैराबोला। ठीक है, ये सपोज दैट हमारे इनपुट होंगे। तो इनपुट जो होगा, अगर जो जैसे हमने इम्पल्स दिया तो आउटपुट जो होगा इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। आउटपुट को हम रिस्पॉन्स बोल देते हैं। ठीक है, सिस्टम का क्या रिस्पॉन्स है वो हमारा आउटपुट होता है। फिर अगर जो हमने क्या किया, इम्पल्स दिया, स्टेप दिया तो स्टेप रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, रैंप दिया तो रैंप रिस्पॉन्स आ जाएगा, पैराबोला दिया तो पैराबोला रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स। ठीक है, ये चीज हो गई। ठीक है, तो हमने क्या किया, इनपुट पे क्या दिया, इम्पल्स दिया, माना कि इसको आई बोला, ठीक, इसको एस बोला, इसको आर बोला, इसको पी बोला। ठीक है, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स जो हम होगा हमारा, मतलब आई आर। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा स्टेप रिस्पॉन्स होगा एस आर। ठीक है, आर आर, और पैराबोला जो होगा पी आर होगा। ठीक है, मतलब रिस्पॉन्स है। तो अगर जो हमने इनपुट दिया, इम्पल्स सिग्नल दिया, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा। इनपुट पे हमने इम्पल्स सिग्नल दिया, सारे सिग्नल 1 to 1 देखेंगे। बस छोटी सी बात यहाँ पर इतनी सी है कि जो हमने इनपुट दिया, जैसे सपोज दैट इम्पल्स दिया है तो कुछ रिस्पॉन्स आएगा, माना कि हमने उसको बोल दिया इम्पल्स रिस्पॉन्स, तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा वो ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा कि रिस्पॉन्स, मतलब हम जो ट्रांसफर फंक्शंस निकालते हैं वो लाप्लास फॉर्म में निकालते हैं। हमने पहले ही बताया था, जो हम स्टडी करने वाले हैं वो टाइम डोमेन में स्टडी करने वाले हैं, और टाइम डोमेन में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। तो हम जो रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो लाप्लास की यूज़ करेंगे, मतलब टाइम में नहीं, लाप्लास डोमेन में। तो इम्पल्स लाप्लास ऑफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स बटे लाप्लास ऑफ द इम्पल्स, आउटपुट बटे इनपुट, यही हो जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, तो इम्पल्स जो लाप्लास ऑफ इम्पल्स का, इम्पल्स क्या होता है, लाप्लास ऑफ इम्पल्स होता है 1, तो ये हो जाएगा लाप्लास ऑफ आई आर। ठीक है, इसी तरीके से अगर जो हम इसका निकालेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन का हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। ट्रांसफर फंक्शन हमारा जो होगा लाप्लास ऑफ आई आर बटे लाप्लास ऑफ इम्पल्स, इसी तरीके से लाप्लास ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स बटे लाप्लास ऑफ स्टेप सिग्नल, लाप्लास ऑफ रैंप रिस्पॉन्स बटे लाप्लास ऑफ रैंप बराबर लाप्लास ऑफ पैराबोला रिस्पॉन्स बटे लाप्लास ऑफ पैराबोला। तो इसमें हम देखते हैं, तो लाप्लास ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स, जो भी सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू जो होती है 1 बटे एस, तो एस ऊपर चला जाएगा, एस लाप्लास ऑफ एस आर, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ पी आर, और बराबर एस क्यूब लाप्लास ऑफ पी आर। ठीक है, ये फार्मूले हो जाएंगे हमारे। मतलब हमें सिंपली अगर जो लाप्लास रिस्पॉन्स पता है, वो स्टेप रिस्पॉन्स पता है, तो एस से मल्टीप्लाई कर कर स्टेप रिस्पॉन्स लगा देंगे, वो ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, लाप्लास ऑफ पैराबोला रिस्पॉन्स पता है, लाप्लास ऑफ रैंप रिस्पॉन्स पता है, तो हम एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाप्लास ऑफ पैराबोला पता है तो हम एस क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। सिंपल फार्मूला था और कुछ नहीं था। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो हम टी होता है हमारा टाइम डोमेन है, पूरा सिग्नल टाइम डोमेन में हम स्टडी करने वाले हैं, जो टाइम डोमेन है। ठीक है, और
इसमें एस जो होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, ठीक है। सिग्मा जो होता है हमारा, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम यूज करेंगे उसमें सिग्मा प्लस एस ओमेगा होगा। जो हमारा एस है, एस का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। जो ओमेगा सिग्मा है ये हमारा डैम्पिंग फैक्टर होता है। मतलब ये रिस्पॉन्स को किल करेगा। चीज़ें अभी नहीं, थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी चीज़ें समझ में आती जाएंगी। ये हमारा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लेकिन उस फ्रीक्वेंसी को किल ये फैक्टर करेगा, ठीक है। जे ओमेगा तो कोई फ्रीक्वेंसी है, और टाइम डोमेन में हम यूज करेंगे तो ओमेगा जो होगा, टाइम डोमेन अगर जो हम बात करते हैं टाइम डोमेन में, जे ओमेगा डाइड आउट ड्यू टू द सिग्मा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। अगर जो ये सिग्मा ना हो तो ओमेगा हमारा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, डैम्पिंग नहीं होगी टाइम डोमेन में। तो ओमेगा डाइड आउट होता है, ये खत्म हो जाता है, डाइड आउट ड्यू टू सिग्मा, मतलब सिग्मा ही किल करता है जे ओमेगा। और जब हम फ्रिक्वेंसी डोमेन की बात करते हैं तो एस जो होता है वो जे ओमेगा होगा। ओमेगा क्या होगी, एक नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है वो, मतलब इसमें ओनली ऑसिलेशंस होंगे, ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है, ये ऑसिलेटरी होगा। मतलब इसमें कोई भी डैम्पिंग नहीं है। डैम्पिंग का मीनिंग जो होता है वो हम यूनिट, अभी इसका जो ट्रांसफर फंक्शन के आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग फैक्टर कैसे सिस्टम को सेटल डाउन करता है। डैम्पिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा एक कंट्रोल सिस्टम में। विदाउट डैम्पिंग जो है हम कंट्रोल कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि हमारा जब बाइक हम यूज करते हैं उसमें स्प्रिंग का वो जो नीचे लगा होता है वो एज अ डैम्पर यूज होता है, वो डैम्प करता है, हमारे ऑसिलेशन को शटल डाउन करता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो जो अगर जो हमारा जे है ये डैम्पिंग फैक्टर हो जाता है, और ओमेगा जब फ्रिक्वेंसी डोमेन देखेंगे तो जे ओमेगा हो जाता है, और वहाँ पर परफेक्ट ऑसिलेशंस होंगे, वहाँ पर कोई डैम्पिंग नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ होगी। फिर आगे हम पढ़ते हैं, जो हम इस चैप्टर में देखो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा सर्किट लिया, ठीक है, आर, ठीक है, और एल लिया, यहाँ पे प्लस माइनस वी दे दिया। आर की वैल्यू है 5 ओम और एल की वैल्यू है, ठीक है, एल की वैल्यू आर ही रखते हैं, यहाँ पे आर में ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एल कुछ भी है तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा हमारा, हम लाप्लास निकालेंगे एस एल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका जो इम्पिडेंस होगा, इम्पिडेंस हम जो निकालेंगे वो एस एल हो जाएगा। एस एल के बाद में अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगर जो हम यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं वी इन और वी आउट क्या होगा, ठीक है, इसका हम सिस्टम का जो आउटपुट इनपुट पर दे रहे हैं हम वोल्टेज, और आउटपुट पर भी हम वोल्टेज ले रहे हैं, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा। ट्रांसफर फंक्शन हम निकाल के देखते हैं। ट्रांसफर फंक्शन तो हम, ये सारा नेटवर्क का पार्ट है, बस यहाँ पर हमारा बताने का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है और उसको निकालते कैसे हैं। तो सिंपल मेथड है जो हम केसीएल केवीएल के थ्रू हम अपने इलेक्ट्रिक सिग्नल की इनपुट और आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं। माना कि हमारे पास एक सर्किट है जिसमें रजिस्टर लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो उसका हम इम्पिडेंस निकालेंगे तो इम्पिडेंस हमारा एस एल हो जाएगा, ठीक है। अब आर हो जाएगा। इसके बाद हम वी आउट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमारा Z1 और Z2 था, ठीक है, तो यहाँ पर V लगा हुआ है V1, यहाँ पर है V2, तो V2 क्या हो जाएगा, Z2 इंटू V1 बटे Z1 प्लस Z2, ठीक है, यही तो होगा। वोल्टेज को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस वाले से हम ट्रांसफर फंक्शन क्या निकालेंगे, तो ये हो जाएगा वी आउट बराबर वी आउट। ऐसे ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे, वी आउट बराबर क्या होगा, वी इन इंटू एस एल बटे आर प्लस एस एल। तो वी इन इधर आ जाएगा, वी आउट इन बटे वी इन बराबर एस एल बटे आर प्लस
एस एल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम केवीएल और केसीएल के थ्रू हम कोई भी सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। ये हमारे सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अभी तो हमारा सर्किट बहुत छोटा है, सर्किट जब बहुत लंबी होने लगता है तो हम उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं, वो हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स का जो नाम है, उन टेक्निक्स का नाम बेसिकली हम ट्रांसफर फंक्शन निकालने वाले हैं। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो देखेंगे। जो पहली टेक्निक है हमारे पास यही केवीएल केसीएल मतलब आरएलसी सर्किट का जो नेटवर्क थ्योरी है, नेटवर्क थ्योरी के थ्रू हम नेटवर्क थ्योरी से निकाल सकते हैं। दूसरा मतलब हम बोर्ड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से निकालेंगे, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक हो सकती है। तीसरा हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस बना के हम निकाल सकते हैं, इक्वेशन बना के। चौथा हमारा क्या होगा, ठीक है, कोई मैकेनिकल सिस्टम है उसका भी हम कोई ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। कई सारे मेथड्स हैं हमारे पास, इन सब का एम जो है वो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ठीक है। अगर जो हमें ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा तो उसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम हमें ट्रांसफर फंक्शन हमें फाइंड आउट होने के बाद उस पर क्या क्या एक्शंस लिए जाते हैं वो सिखाता है। ये सारी चीज़ें हमारा नेटवर्क थ्योरी का पार्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमें आरसीएल, हम बोर्ड ये पढ़ेंगे, ठीक है। सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ेंगे, पांचवा हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ है। सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी हम क्या कर सकते हैं, कोई ब्लॉक सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उन टेक्निक्स में कुछ टेक्निक्स हम यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे कि हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया तो ये एनालिसिस कैसे करेंगे, हम अभी ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक और सिग्नल फ्लो ग्राफ भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि एनालिसिस यूजिंग द ट्रांसफर फंक्शन, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, माना कि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन मिल गया। और ट्रांसफर फंक्शन क्या है कि ट्रांसफर फंक्शन एलटीआई सिस्टम का मिला, और एलटीआई सिस्टम जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, ठीक है, जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, नहीं क्लियर हुई? ये बताते हैं किसी भी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है, किसी भी सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होगा, टोटल रिस्पॉन्स, टोटल रिस्पॉन्स बराबर जीरो इनपुट रिस्पॉन्स जीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये दो तरीके की चीज़ें होती हैं, एक जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। इन चीज़ों को हम देख लेते हैं कि जो हमारा सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वो दो चीज़ें होती हैं, एक जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, एक जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। जो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होता है वो बेसिकली है क्या, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा जीरो इनपुट है ड्यू टू द इनिशियल कंडीशंस हो जाएगा, ड्यू टू इनिशियल कंडीशन। हमारे सिस्टम में कुछ इनिशियल चार्ज था या वोल्टेज था, उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमारा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स हो जाता है। फिर जब हम जो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स है, ठीक है, ड्यू टू जो हम इनपुट देंगे, इनपुट की वजह से जो रिस्पॉन्स आता है वो जीरो स्टेट रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। और जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, अब ये जो होता है ये फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिट एनालिसिस, और ये जो होता है हमारा सिस्टम स्टडी स्टेट में आ जाता है, ठीक है। मतलब सिस्टम में हमारी कोई इनिशियल कंडीशन है उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आता है जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, ठीक है। और जो हमारा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, जीरो इनपुट का मतलब है अभी हमने इनपुट नहीं दिया
तो कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, वो ड्यू टू द इनिशियल कंडीशंस आएगा। वो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांजिशन के लिए, मतलब सिस्टम अपनी ट्रांजिशन को चेंज कर रहा है, उसमें ट्रांजिट होगा, सिस्टम स्विचिंग करेगा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। और अगर जो उसमें जीरो इनपुट नहीं है, अगर जो ये चीज़ है तो हम वहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन नहीं निकाल सकते, ठीक है। और ये चीज़ नहीं है तो हम ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं। तो हम जो ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं जीरो स्टेट रिस्पॉन्स के लिए निकालते हैं, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स की हम एनालिसिस नहीं करते हैं। मतलब इनपुट नहीं है तब कोई रिस्पॉन्स सिस्टम का आ रहा है, वो जीरो इनपुट रिस्पॉन्स होता है और वो हमारा ट्रांजिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये भी एक नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन अवेलेबल है, और ट्रांसफर फंक्शन अवेलेबल है तो हम सिस्टम मिल गया। तो इसकी हम दो तरीके से एनालिसिस करेंगे। एक क्या करेंगे, सिस्टम के रिस्पॉन्स की एनालिसिस करेंगे, एक उसका रिस्पॉन्स कैसा था, ठीक है, और एक उसकी स्टेबिलिटी क्या थी, ठीक है। दो चीज़ें हो गई हमें, एक तो हम उसका रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे, एक उसका स्टेबिलिटी की रिस्पॉन्स एनालिसिस करेंगे। जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में क्या देखेंगे कि रिस्पॉन्स क्या है। जैसे किसी ने बोला कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, तो आपकी मेरिट हो गई, आपका रिजल्ट क्या था, ठीक है। स्पीड क्या थी आपकी, और एक्यूरेसी क्या थी। जो सिस्टम है हमारा उसकी मेरिट क्या है, मेरिट में क्या होगा, स्पीड होगा, एक्यूरेसी होगा सिस्टम की, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये हमारी जो रिस्पॉन्स है वो दो तरीके से हम देखेंगे, एक टाइम डोमेन में, ठीक है, और एक फ्रिक्वेंसी डोमेन में। जो टाइम डोमेन है वो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस होगा, और टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में हम क्या करेंगे, कुछ इनपुट्स देंगे सिस्टम को, हम क्या करेंगे, कुछ इनपुट्स देंगे सिस्टम को, जो हम बोलते हैं टेस्टिंग सिग्नल। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, टेस्टिंग सिग्नल्स देंगे। वो टेस्टिंग सिग्नल्स क्या होंगे, डेल टी होगा, स्टेप होगा, इस डेल टी को स्टेप बोलते हैं। सारी चीज़ें अभी तो सब सिलेबस ही चल रहा है, ठीक है। फिर यूटी देंगे, स्टेप यूनिट देंगे, स्टेप ये था इम्पल्स था, ठीक है, ये स्टेप देंगे। फिर उसके बाद रैंप देंगे, उसके बाद पैराबोला देंगे। ये सारे सिस्टम के इनपुट पे देंगे और उसके बाद उसका आउटपुट देखेंगे, उसका रिस्पॉन्स देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं उस सिस्टम में। फिर फ्रिक्वेंसी डोमेन में हम इनपुट देंगे, कोई साइनोसॉइडल सिग्नल दे देंगे, जैसे साइन ओमेगा टी दे सकते हैं या कॉस ओमेगा टी से दे सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी जो होगी वो नॉन फ्रिक्वेंसी होगी हमारी, इसकी ओमेगा होगी, 2π/t होगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसका बिहेवियर देखेंगे, सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक। तो ये होता है, ठीक है। ये इसके बाद हम देखेंगे स्टेबिलिटी एनालिसिस में। स्टेबिलिटी एनालिसिस भी दो तरीके का हो गया, एक टाइम डोमेन में देखेंगे, हम टाइम डोमेन में देखेंगे, और एक फ्रिक्वेंसी डोमेन में देखेंगे। जो हम टाइम डोमेन में देखेंगे वो राउथ हर्विट क्राइटेरिया, आरएच क्राइटेरिया, ठीक है। दूसरा रूट लोकस, ठीक है, इम्पॉर्टेंट चॉप्टर। सारी चीज़ें यहाँ से स्टेबिलिटी को हम देख सकते हैं। इधर हम देखेंगे पोलर देखेंगे, ठीक है, नाइक्विस्ट देखेंगे, ठीक है, बोर्डे देखेंगे, गेन मार्जिन देखेंगे, फेज मार्जिन देखेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ से हमने इसकी एनालिसिस कर ली। तो अभी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने देख लिया। पहले चैप्टर में देखेंगे, पहले इसमें ये देखेंगे पूरा टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में टेस्ट सिग्नल देंगे, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अभी नहीं देखेंगे, उसके बाद हम तुरंत जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट चैप्टर तो हम ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे, दूसरा इसको देखेंगे, ठीक है, तीसरा ये अलग चैप्टर है, चौथा ये अलग चैप्टर है, पांचवा ये अलग चैप्टर है, फिर छठा कंट्रोलर देख लेंगे। यहाँ पे हम कंट्रोलर, कंपनसेटर, फिर सातवां स्टेट स्पेस। तो पूरा हमारा इतना सिलेबस है, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक बार हमें ट्रांसफर फंक्शन मिल गया, ट्रांसफर फंक्शन से उसका रिस्पॉन्स, उसकी स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्स में भी कौन कौन सी चीज़ें होंगी, उसकी मेरिट, रिस्पॉन्स बोले तो मेरिट, सिस्टम कैसा बिहेव करता है, उसमें क्या करेंगे हम,
इनपुट दे दे के देखेंगे कि सिस्टम कैसा बिहेव करता है। फिर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, उसकी टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे, फिर फ्रिक्वेंसी डोमेन में भी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। जब हमें सब स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्स के बारे में पता चल गया तो कंपनसेटर यूज करेंगे कि कैसे सिस्टम को, कैसे उसकी अच्छी चीज़ों को हमें लेके आना है। फिर स्टेट स्पेस देखेंगे, अभी हमारा जो एल सिस्टम है, नॉन एल सिस्टम के लिए हम फिर स्टेट स्पेस देख लेंगे। इतना हमारा सिलेबस है। तो अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक पढ़ेंगे, उसके बाद सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम देखेंगे हमारा ट्रांसफर फंक्शन अवेलेबल होगा जो हमारा कंट्रोल का पार्ट है। हम जो नेटवर्क थ्योरी एनालिसिस मॉडल यूज नहीं करेंगे वो नेटवर्क का पार्ट है, वहाँ से भी हम ट्रांसफर फंक्शन लेके आ सकते हैं और उस मेथड से भी कोई चाहे तो ट्रांसफर फंक्शन ला सकता है। लेकिन ये रिडक्शन टेक्निक इसलिए यूज की जाती है ताकि थोड़ा सिंप्लीफिकेशन हो सके। बड़े बड़े सिस्टम्स होंगे वहाँ पर इस तरीके से केवीएल केसीएल का यूज करेंगे तो सिस्टम का पूरा ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ टास्क होगा। ट्रांसफर फंक्शन इनपुट और आउटपुट पे नहीं डिपेंड करते हैं, वो उनके इंटरनल कंपोनेंट पे डिपेंड करते हैं। वो इंटरनल कंपोनेंट की इंफॉर्मेशन को देते हैं। अगर जो किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स एनालिसिस कर सकते हैं, स्टेबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं। रिस्पॉन्स में भी टाइम रिस्पॉन्स और फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स दोनों देख सकते हैं। जब टाइम रिस्पॉन्स देखेंगे तो उन पर हम कुछ टेस्ट सिग्नल अप्लाई करेंगे। वो 4 टाइप के टेस्ट सिग्नल होते हैं, इम्पल्स होता है, स्टेप होगा, रैंप होगा, पैराबोला होगा। फिर ये सारे इनपुट देने के बाद में हम फ्रिक्वेंसी वाले इनपुट दे देंगे। ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी वाले इनपुट्स होंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें टाइम डोमेन में स्टेबिलिटी देखेंगे, राउथ हर्बेट क्राइटेरिया, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। फिर रूट लोकस में जाएंगे, रूट लोकस के बाद में फ्रिक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में हम पोलर, नाइक्वेस्ट, बोर्डे, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन सारा कुछ देखते हुए हम पूरा फिर कंट्रोलर, कंपनसेटर, स्टेट स्पेस, ये पूरा हमारा हो जाता है। ठीक है, चलो तो उसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में। उसी में ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशंस में कुछ हमारा स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। ठीक है, तो इसमें हमारा कुछ क्या है, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है। वो टोपोलॉजी है क्या कि एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है उसी के आधार पे हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन करेंगे। तो उसमें तीन चार पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो टेक्निक है उसका नाम है क्लोज लूप टोपोलॉजी। ठीक है, ये क्लोज लूप टोपोलॉजी है। इसको दूसरे नाम से फीडबैक भी बोलते हैं। एक और नाम है इसका जो है कैनोनिकल। ठीक है, ठीक है, इसमें एक दूसरा जो है सीरीज, सीरीज को बोलते हैं कास्केड। इसमें एक तीसरा है पैरेलल। ठीक है, इसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड। ठीक है, इन तीन टेक्निक जो हैं, तीन टेक्निक के आधार पे हम फिर आगे देखेंगे। इसमें तीन टेक्निक हैं, इनको पहले तीन टेक्निक को देखते हैं, फिर इन तीन टोपोलॉजी हैं हमारी, बेसिकली ये टोपोलॉजी हम इन तीनों टोपोलॉजी के आधार पर हम फिर आगे रिडक्शन टेक्निक को यूज करेंगे, देखेंगे कैसे हैं। वन बाई वन हम देखते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी देखी, क्लोज लूप टोपोलॉजी। क्लोज लूप टोपोलॉजी, क्लोज लूप टोपोलॉजी का है क्या कि इसमें हमारा फीडबैक सिस्टम होगा। इसको दूसरे नाम से फीडबैक भी बोलते हैं, हमने पहले देखा फीडबैक होगा। तो इसमें है क्या बेसिकली, इसका डायग्राम देखते हैं।
ठीक है। तो ये हमारा हमने क्या किया, एक फीडबैक सिस्टम बना लिया। ठीक है, फीडबैक सिस्टम में इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। जो आर ऑफ एस है, एस लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वजह से हमने लिखा, ये रेफरेंस इनपुट है, कोई रेफरेंस इनपुट होगा हमारा। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या दिया है, सी ऑफ एस, ये क्या है, कंट्रोल्ड आउटपुट, आउटपुट है। ठीक है, इसके बाद ई ऑफ एस है, एरर सिग्नल है। इसके बाद हमारा क्या है, बी ऑफ एस है, फीडबैक सिग्नल है। ठीक है, ये चीज़ें हैं हमारी। तो हमारा जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होगा सिस्टम का, वो देखते हैं क्या होगा। जो अगर जो हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं सिस्टम का, क्या होगा, सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस। ठीक है, यही हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जी ऑफ एस क्या होगा, जी ऑफ एस क्या होगा, इसको देखते हैं। इसमें इनपुट क्या है, इस ब्लॉक की जब बात करते हैं तो जी ऑफ एस, सी ऑफ एस क्या होगा, सी ऑफ एस होगा, ये गेन कितना है सिस्टम का, सिस्टम का गेन है जी, और इनपुट क्या था ई, तो जी ऑफ एस गेन से मल्टीप्लाई होगा ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो हमारा कंट्रोल आउटपुट होगा वो एरर सिग्नल और गेन सिस्टम का जो था हमारा, ये क्या है, बेसिकली प्लांट है, ये क्या है, फीडबैक है। ठीक है, ये फीडबैक है, ये प्लांट था, ये फीडबैक था। तो जो हमारा कंट्रोल आउटपुट होगा वो फीडबैक जो एरर सिग्नल होगा उससे मल्टीप्लाई होके ही तो आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या, हमें रिजल्ट मिलेगा कि जो जी ऑफ एस होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सी ऑफ एस बटे ई ऑफ एस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एच ऑफ एस निकालने की कोशिश करेंगे। तो बी ऑफ एस क्या होगा, यहाँ से यहाँ पे देखेंगे बी ऑफ एस होगा सी ऑफ एस, गेन मल्टीप्लाई होगा एच ऑफ एस इंटू इंटू सी ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एच ऑफ एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एच ऑफ एस क्या होगा हमारा, बी ऑफ एस बटे सी ऑफ एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी ऑफ एस की जगह पे हम यहाँ से निकालते हैं, सी ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ एस को हम लिख सकते हैं जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं इस वाले में, तो एच ऑफ एस है, एच ऑफ एस क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस, एच ऑफ एक्स हो जाएगा बी ऑफ एस बटे जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस। ठीक है, तो जी ऑफ एस ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ से एक हमारा रिजल्ट मिलता है बी ऑफ एस बटे ई ऑफ एस बराबर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। ठीक है, ये मिला यहाँ पे, ये वाली इक्वेशंस हो जाएगी हमारी। देखो इसको बोलेंगे क्या, ये गेन मल्टीप्लाई हुआ तो इसको बोलेंगे लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमने इनपुट अगर जो इसमें दिया बी ऑफ एस और ई ऑफ एस, ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो लूप ट्रांसफर गेन होगा। ठीक है, ये इसको बोल देते हैं लूप ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, इसको बस केवल याद रखिए आप। आगे देखिए, सी ऑफ एस की वैल्यू थी जी ऑफ एस इंटू सी ऑफ एस
यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। इसका बस कंक्लूजन देखना, ये सारा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता बट हम बता रहे हैं। सी ऑफ एस इज इक्वल टू क्या था, जी ऑफ एस इंटू ई ऑफ एस। ठीक है, अब देखो क्या है ई ऑफ एस। ई ऑफ एस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई ऑफ एस को हम लिख सकते हैं, तो ई ऑफ एस क्या है हमारा, आर ऑफ आर माइनस और प्लस बी। ठीक है, एस के फॉर्म में एस भी लगा सकते हैं हम, तो यहाँ से ही हम लिखते हैं आगे। ठीक है, हमारा सी बराबर क्या होगा, एस एस छोड़ देते हैं अभी सीधे कैलकुलेशन, ई की जगह पे हम ब्रैकेट में आर माइनस प्लस बी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, फिर अब क्या करेंगे हम लोग, v को क्या लिख सकते हैं, v की वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। v हमारा क्या है यहाँ पे, v क्या है, v बराबर क्या है, c इंटू एच, तो g r प्लस माइनस प्लस सी एच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू क्या है, ये वाली यहाँ पे पुटअप कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सी इधर से लेके इसको आएंगे। ठीक है, सी कॉमन करेंगे, सी इसको जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 1 और प्लस माइनस सी ए, सी कॉमन चला जाएगा, जी भी मल्टीप्लाई हुआ जी एच बराबर जी आर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, निकालेंगे सी बाई आर बराबर हो जाएगा जी अपान 1 प्लस माइनस जी एच। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है यहाँ से, ये सारा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बस केवल प्रूफ करके दिखा रहे थे। ठीक है, ये सारा कुछ रफ कर देंगे। ठीक, हमारा जो c बटे ये आया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आई है, g ऑफ s बटे 1, जब माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, g ऑफ s इंटू एच ऑफ s, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जब ट्रांसफर फंक्शन आया हुआ है, तो इस ट्रांसफर फंक्शन को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। जो हमारा इनपुट था, इनपुट क्या था, इसकी वैल्यू ये बराबर किसके है, ये बराबर है हमारा सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस, मतलब ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होगा हमारा, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, मतलब अगर जो हमारा क्लोज लूप सर्किट दिया हुआ है, क्लोज लूप सर्किट दिया हुआ है और प्लांट का गेन ये दिया है, फीडबैक का गेन ये दिया है और इनपुट सिग्नल आउटपुट सिग्नल है, तो उसका जो इस तरीके का होगा फॉर्मूला, तो उसके लिए हम ये लगाएंगे। ठीक है, जी ऑफ एस जो प्लांट का गेन है बटे 1 प्लस माइनस जी ऑफ एस बी। ठीक है, यहीं पे हमने कुछ समय पहले जो लेक्चर्स हुआ था, फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि जो हम इंट्रोडक्शन में बात कर रहे थे कि हम जब फीडबैक दे देते हैं तो सिस्टम का गेन रिड्यूस हो जाता है। सिस्टम का गेन था जी, जब नेगेटिव फीडबैक हम देते हैं तो सिस्टम का गेन हमारा क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, पॉजिटिव फीडबैक में नहीं रिड्यूस होता है। ये चीज़ अभी देखने को मिलेगी। अगर जो माना कि इसकी वैल्यू थी 2, जी की वैल्यू थी 2, एच की वैल्यू थी, माना कि जो फीडबैक सिस्टम है उसकी वैल्यू है 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें गेन हमारा 2 था, अब ये 2 से भी कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जब ओवरऑल गेन हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे सिस्टम का। ठीक है, जो सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है तो उसका गेन कितना निकलेगा, गेन मूव या ट्रांसफर फंक्शन बातें की है, गेन क्या होगा सिस्टम का, जो गेन होगा। ठीक है, तो 2 अपान 1 प्लस 2 गुणे 3 जी इंटू एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/6 और 1 7, तो ये क्या होगा, 2 पहले 2 था, अब 2/7 हो गया, तो सिस्टम का गेन रिड्यूस हो गया। ये चीज़ यहाँ पे देखिए, फीडबैक ने क्या किया, नेगेटिव फीडबैक ने, जब नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव साइन लेंगे, जब पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव साइन लेंगे। ठीक है, तो सिस्टम का गेन हमारा रिड्यूस हो गया। अगर जो हमारा इनकेस क्या है, सिस्टम
हमारा नेगेटिव फीडबैक के साथ में है तो हमारा गेन ओवरऑल सिस्टम का रिड्यूस हो जाता है। दूसरा, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ट्रांसफर फंक्शन में भी होता है कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो होती है CH इक्वेशंस, हमारा इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है क्लोज लूप पोल, जो क्लोज लूप गेन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होगा उसकी वैल्यू ये वाली, ये होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसको क्यों ले रहे हैं, तो क्लोज्ड लूप, ये जीरोज हैं, ये पोल है, क्लोज्ड लूप पोल। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, क्लोज्ड लूप पोल। अभी पोल जीरो सारा कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी हम सिर्फ क्या किए, हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाला, ट्रांसफर फंक्शन से हमने कैरेक्टरिस्टिक निकाली। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलेगी, डिनोमिनेटर जो पार्ट होगा जो ट्रांसफर फंक्शन का, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन का, वो होगी कैरेक्टरिस्टिक। और वो कैरेक्टरिस्टिक होती क्या है, जो QS होगा हमारा 1 प्लस माइनस, ठीक है, GS HS बराबर 0, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्यों बोली जाती है, मतलब जो सिस्टम होगा उसका कैरेक्टर्स जो होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। इसके जो रूट होंगे उस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को बताएंगे। सिस्टम की हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है तो क्या करेंगे, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट बताएंगे, उसके रूट ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक चीज़ को डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी ये भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस ही क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। धीरे धीरे हमें आगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो होती हैं इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करती हैं। ठीक है, और ये कुछ नहीं होता है, ये क्लोज लूप पोल होता है। ये रूट जो होते हैं ये क्या है, क्लोज्ड लूप पोल, क्लोज लूप पोल है हमारे। ठीक है, तो क्लोज लूप पोल हमारे क्या है, रूट्स हैं। रूट्स किसके हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो हमारी जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर पार्ट है। ठीक है, उस डिनोमिनेटर पार्ट को ही लेके हम पूरा कैरेक्टरिस्टिक इसके रूट निकालेंगे। रूट से ही हमारे पूरे सिस्टम की कैरेक्टर्स को बता देंगे कि सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं, सिस्टम में क्या क्या हैपेंड हो रहा है। और यही क्यों बताते हैं, ये हम जब रूट लोकस पढ़ेंगे या कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे आगे आगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आने लगेंगी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है, जो ट्रांसफर फंक्शन की वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो अभी हमने पहला वाला देख लिया। ठीक है, पहला वाला हमारा क्या था, क्लोज्ड लूप टोपोलॉजी था। ठीक है, अब क्लोज लूप टोपोलॉजी के बाद में जो दूसरा पॉइंट हमारा था वो था हमारा सीरीज और कास्केड। सीरीज या कास्केड, ठीक है, कास्केड था या सीरीज था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि दो सीरीज का मतलब, कास्केड का मतलब जब दो सिस्टम सीरीज में है, मतलब सीरीज कब होगा, जब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट बन रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, इसका माना कि G1S है, इसका G2S है। ठीक है, R इसका इनपुट है, C ऑफ S इसका आउटपुट है। तो माना कि इसका जो आउटपुट था C1 ऑफ S था, इसका R1 ऑफ S है। ठीक है, दो टाइप की चीज़ें हैं। ये अगर जो यहाँ पर इंटरेक्टिव नहीं है, ये अगर जो इस पॉइंट की बात करते हैं, मतलब वहाँ पे लोडिंग इफेक्ट होगा, और नॉन इंटरेक्टिव है, नो लोडिंग इफेक्ट। अब ये लोडिंग इफेक्ट क्या होता है हमारा, अगर जो ये सपोज दैट हमारे पास एक सर्किट था, आर था, ठीक है, ये था, यहाँ पे लगाया हमने 5 ओम, ठीक है, ये भी 5 ओम था। यहाँ पे कुछ हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे करंट I1 आ रही थी। ठीक है, तो अगर जो यहाँ पे 10 वोल्ट का वोल्टेज है तो करंट कितनी आएगी,
V बराबर आई आर। तो अभी करंट कितनी आ रही है, अभी करंट जो I1 की वैल्यू हो जाएगी वो 10/5 हो जाएगी, ठीक है। तो I1 की वैल्यू 2 एम्पेयर आएगी। लेकिन अभी हमने क्या किया है, एक रजिस्टर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये पहला सिस्टम था हमारा, ये दूसरा सिस्टम हो गया यहाँ पे। अब करंट I1 की वैल्यू, न्यू वैल्यू ऑफ करंट I1 क्या होगी, ये भी सपोज दैट 5 ओम का रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो I1 होगी वो चेंज हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी 10/5 प्लस 2.5, मतलब 10/7.5, ठीक है। इतनी वैल्यू हो जाएगी, मतलब जो 2 थी वो 2 ना रह के 2 से ज़्यादा हो गई। तो ये लोडिंग इफेक्ट है। अगर जो यहाँ पर इसमें लोडिंग, ये इंटरेक्टिव है, नॉन इंटरेक्टिव होता तो लोडिंग इफेक्ट नहीं होता। लोडिंग इफेक्ट का मीनिंग यही है कि अगर जो दूसरा नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा तो उसकी वजह से इसके पैरामीटर्स भी चेंज हो जाएंगे, तो ये लोडिंग इफेक्ट है। अगर जो लोडिंग इफेक्ट है तो हमारा क्या होगा, R1 मतलब लोडिंग इफेक्ट C1 डज नॉट इक्वल टू R1, ठीक है। मतलब जो इसका आउटपुट आ रहा था पहले, इस इंडिपेंडेंट आउटपुट होता है, जैसे ये ना होता तो C1 था, लेकिन इसको कनेक्ट कर दिया तो C1 नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। अगर जो लोडिंग इफेक्ट है, नॉन लोडिंग इफेक्ट में C1 बराबर R1 होगा, ठीक है। तो हम जो इसमें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में बात करेंगे सीरीज में, वो नॉन इंटरेक्टिव होगा, नो लोडिंग इफेक्ट होगा। अगर जो नहीं दिया है तो ठीक है, दिया है तब तो ठीक है, हम इस पे चलेंगे। ये वाला हमारा नहीं है, ठीक है। इस ये क्वेश्चन में मेंशन है तो लोडिंग इफेक्ट होगा तो C1 बराबर R1 बराबर C1 नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम्स में ये दिए होते हैं हमारे, ठीक। लोडिंग इफेक्ट नहीं होगा तो C1 बराबर ये हो जाता है, ठीक है। C1 बराबर R1 बराबर C1 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो गेन होगा C ऑफ S बटे R ऑफ S हो जाएगा G1S इंटू G2S, दोनों सिस्टम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रूफ है, प्रूफ से कोई इतना वो लोड नहीं पड़ता, मस्ट भी सेम हो जाते हैं, ठीक। अब हमारा बात करते हैं, तीसरा पॉइंट था, अभी दूसरा हमने देख लिया, पैरेलल का कॉन्सेप्ट, ठीक। हमारा पैरेलल हमने देखा था, इसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड, ठीक है। ये फीड फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट है। फीड फॉरवर्ड में हमारा दो, जैसे हमारे सिस्टम है, एक प्लांट ये था, एक प्लांट ये था, दोनों में इनपुट हमारा सेम है, ठीक है। और दोनों का आउटपुट भी सम अप हो रहा है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस कर देते हैं। तो ये था G1, ये था G2, एस कर लेना कोई इतना, ये R ऑफ S था, ये C ऑफ S है। तो जो C ऑफ S होगा, ठीक है, होगा क्या, R1 इसमें भी इनपुट जा रहा है, R1 इसमें भी इनपुट जा रहा है, तो ये हो जाएगा R G1, ये हो जाएगा R G2। तो C ऑफ S क्या हो जाएगा, R G1 प्लस R G2, R कॉमन हो जाएगा, तो इसमें एस है, एस अंडरस्टूड है, C बटे R क्या हो जाएगा G1 प्लस G2, R कॉमन होके अपान में आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर जो कंडीशन क्या है कि दोनों, जब दो सिस्टम के इनपुट और आउटपुट एक साथ में होंगे, पैरेलल कनेक्ट होंगे, सेम कमांड होगी। कमांड क्या होनी चाहिए, सेम कमांड, सेम कमांड। तो क्या होगा, वो दोनों सिस्टम हमारे पैरेलल में कनेक्ट होंगे। जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनके जो इंडिविजुअल गेन है वो सम अप हो जाएंगे। ये जो तीनों चीज़ें हमने पढ़ी उसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ा जो हमारा फीडबैक सिस्टम था। फीडबैक सिस्टम में एक शॉर्टकट देख लेते हैं यहीं पे। जैसे ये ए है, ठीक, और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, ये माइनस आ गया, और ये है बी। ये है बी, ठीक है। तो आर और सी, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा हम लिखेंगे ए अपान 1 माइनस 1 प्लस ए वी, ठीक है। इस तरीके से हम चीज़ों को आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। दूसरा हमने देखा सीरीज वाला। सीरीज वाला मतलब अगर जो इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें ए है, इसमें बी है,
तो इसका ओवरऑल जो गेन होगा सिस्टम का वो ए बी हो जाएगा। इसी तरीके से हमने तीसरा पॉइंट देखा कि अगर जो ए है, इसका बी है, इसका ए है और इसका आर इनपुट है और दोनों आके सम हो रहे हैं प्लस माइनस, तो जो यहाँ पे साइन होंगे प्लस माइनस हो रहे हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा, अगर जो प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हमने आगे देखी। अब हम इसी के कंटिन्यूशन में देखेंगे ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन अलजेब्रा। अब यहाँ से हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन अलजेब्रा। ठीक है, ये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन अलजेब्रा स्टार्ट होगी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम वो देखेंगे। तो हम इजीली से, हमने अभी तक 3 टोपोलॉजी देखी, अब इसमें ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में पहला पॉइंट है हमारा ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक हमें जानना होगा। एडर कैसे बनते हैं, एडर जानना होगा। तीसरा होता है टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हम देखते हैं। ब्लॉक कैसे होगा, ये जीवन है, मतलब ब्लॉक जो होगा वो गेन होगा। इसका कोई इनपुट होगा, सपोज दैट इनका इनपुट है एक्स और वाई, तो इस तरीके से हमारा ब्लॉक बनता है। ठीक है, इनपुट होगा, आउटपुट होगा, गेन होगा सिस्टम का। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एडर बनता है। एडर का साइन इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको क्रॉस करके बना सकते हैं, एडर को हम प्लस करके बना सकते हैं, एडर के अंदर सम का बना देगा। ठीक है, ये इनपुट होगा, इस तरीके से होगा। सपोज दैट इधर से आ रहा है एक्स, तो यहाँ पे साइन लगा होगा प्लस, इसको दूसरे उससे बनाते हैं। ठीक है, तो इसका ये था एक्स, ये समर का पॉइंट लगा हुआ है, ये था वाई, ये वाई है और ये है जेड। ठीक है, तो ये प्लस लगा हुआ, ये माइनस लगा हुआ, तो जेड बराबर क्या होगा, एक्स और उसका साइन, फिर वाई माइनस में था वाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बना होगा। जो जेड होगा वो पीछे आने वाले समर पॉइंट पे जितनी भी वो नोट आ रहे होंगे उनका सबका सम होगा। टेकअप पॉइंट का मीनिंग होता है, जैसे ये एक्स जा रहा था और यहाँ से हमने क्या किया, ये था वाई और ये था जेड, तो वाई की टेकअप पॉइंट कोई इनपुट आ रहा है वहीं से लेके हम चले जाएंगे, तो वाई की वैल्यू भी एक्स होगी और जेड की वैल्यू भी एक्स होगी। टेकअप पॉइंट का मतलब वो वैल्यू वहीं से आगे चली जाएगी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मेनी टू वन हो जाता है। एडर क्या होगा, मेनी टू वन। इसका क्या होगा, वन टू मैनी। ठीक है, मतलब इसमें क्या था कि हमारा बहुत सारे आएंगे और एक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें एक होगा और बहुत सारे बन जाएंगे। ठीक है, अब कुछ टेक्निक्स हैं इसी में ही, वो आगे देखते हैं। हमने ब्लॉक डायग्राम देख लिया, कैसे कैसे एडर क्या होता है, टेकअप पॉइंट क्या होता है। ठीक है, ये चीज़ें देखी। शिफ्ट ऑफ एन एडर आफ्टर अ ब्लॉक, ये हेडिंग है, शिफ्ट ऑफ एन एडर आफ्टर अ ब्लॉक। ठीक है, अब हमारे पास एक एडर है और ब्लॉक की शिफ्टिंग करेंगे उसकी। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके से होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास ये था, एडर आया, यहाँ पे था हमारा आर था और यहाँ पे कोई एक्स इनपुट आ रहा था और इसके बाद हमारा गेन क्या था, जी, और यहाँ पर था सी। ठीक है, तो हमारा सी की वैल्यू क्या होगी, जी के बाद जितनी चीज़ें, ये था माना कि प्लस और ये प्लस, तो यहाँ पर जो इनपुट होगा वो क्या होगा, आर प्लस एक्स होगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई विद जी हो रहा होगा, तो सी की वैल्यू क्या होगी, सी क्या है, जी, और मल्टीप्लाई विद जो यहाँ पर वैल्यूज़ होगी, जो इनपुट वैल्यूज़ होगी, इनपुट क्या है, आर प्लस एक्स, तो सी बराबर जी इंटू आर प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जी आर और प्लस जी वाई। ठीक है, तो अगर जो सपोज दैट हम क्या करते हैं, इस एक्स वाले ब्लॉक को इधर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो अब एक न्यूली हमारा क्या हुआ, ये हुआ आर। ठीक है, और ये जी से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, जी आर होगी। ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू कवर हो गई, सी अगर जो यहाँ पे है। ठीक है, और ये सम पॉइंट हमने इधर ले लिया। ठीक है, तो हमारी जी आर वैल्यू तो कवर हो गई, लेकिन कितनी वैल्यू बची, ठीक है, जी एक्स वैल्यू बची, मतलब ये डब्बा हमें यहाँ पे जी और यहाँ पे
एक्स, ठीक, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब जो एक्स इनपुट था उसमें जी का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब समिंग पॉइंट लेफ्ट टू राइट जाएगा। मतलब आफ्टर क्या हुआ, हमारा जो ब्लॉक्स था, बॉक्स हमारा आफ्टर समिंग पॉइंट गया, तो क्या हुआ, समिंग पॉइंट जाने के बाद में हमारा जी से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके अगर जो ये वाला पॉइंट इधर से इधर जाएगा तो 1/g से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगर जो इधर से इधर आएगा तो जी से जो इनपुट होंगे, जितने भी इनपुट्स होंगे उनमें जी की मल्टीप्लिकेशन होगी, और अगर जो इधर से इधर जा रहे हैं तो जी की जितनी भी होगी सारे में मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। अब 4 कंडीशंस बनती है हमारी इस तरीके की, शिफ्ट ऑफ एडर आफ्टर बॉक्स, ठीक है। एडर को भी मूव कर सकते हैं, टेक ऑफ पॉइंट को भी मूव कर सकते हैं। 4 तरीके हो गए। टेक ऑफ पॉइंट किसी बॉक्स के इधर ले जाएंगे, इधर वाला टेक ऑफ पॉइंट इधर लेके आएंगे। इसी तरीके से समर पॉइंट होगा, इधर ले जाएंगे, समर पॉइंट को बॉक्स के इधर लेके आएंगे। 4 कंडीशंस हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है एक हम टेबल बनाएंगे, टेबल के थ्रू उनको हम याद रखेंगे। जितना ही हम सिस्टमैटिक याद करने वाली चीज़ें रखेंगे उतना ही हमें आसानी होगी, ठीक है। ये है हमारा बॉक्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये है हमारे सिंबल्स, ठीक है। और ये टेकअप पॉइंट है, टेकअप पॉइंट एक पॉइंट की तरीके से। अब इनको हम बॉक्स के बिफोर लेके गए और ये हो गया आफ्टर, ठीक है। तो आफ्टर ले जाने में जो इनपुट्स होंगे, अभी हमने आफ्टर वाला देखा केस। आफ्टर का मतलब है बॉक्स के जो समिंग पॉइंट है वो आफ्टर लेके गए, तो क्या हुआ था, मल्टीप्लाई हुए थे, ठीक है। जब ये मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो अगर जो बिफोर आया था तो डिवाइड होना था, ठीक है, डिवाइड होना था, ठीक है। इसके बाद में हमारा जो टेकअप पॉइंट था, टेकअप पॉइंट जस्ट जो समिंग पॉइंट है, टेकअप पॉइंट क्या था, ये जी था। सपोज दैट टेकअप पॉइंट यहाँ से हम लेके जाते, यहाँ से आर आ रहा था, ये लेके जाते तो यहाँ पे क्या वैल्यू होती, आर होती, ठीक है। और ये सी था, ठीक है। लेकिन अगर जो टेकअप पॉइंट यहाँ से ना ले जाके यहाँ से ले जाते टेकअप पॉइंट, तो क्या होगा, यहाँ की वैल्यू क्या है, आर और जी है, तो जी एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, एक बॉक्स 1/g करके तब ले जाना होगा। ये आर वैल्यू आएगी यहाँ पे, टेक अ पॉइंट लेके, मतलब 1/g करना होगा। आफ्टर द ब्लॉक लेके जाना है तो डिवाइड करना होगा, ठीक है। फिर अगर जो इसको इधर लेके आना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये टेबल हमें याद रखनी होगी जो हमने याद किया था, ठीक है। हमने सिर्फ टेकअप पॉइंट को याद किया था। टेकअप पॉइंट को ऐसे याद किया था, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये किसी का फेस है, फेस को मैं मानता था बॉक्स और हाथ हमारा टेकअप पॉइंट है। जब टेकअप पॉइंट इधर से इधर आएगा, घसीट के थप्पड़ पड़ेगा तो चोट ज़्यादा लगेगी। ये था फेस, ये है हैंड, हैंड को मैंने टेकअप पॉइंट माना था, पॉइंट है, और फेस क्या था, हमारा बॉक्स था, बॉक्स है, ठीक है। ब्लॉक है या बॉक्स है, ब्लॉक कह देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं, ठीक है। तो हैंड जब इधर लेके आएंगे तो बहुत तेज़ से लगेगा फेस पे, तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बिफोर लाने में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब बॉक्स की जब इधर आएगा, इधर से इधर आएगा बॉक्स के, तो मल्टीप्लाई होगा। फिर अगर जो एक चीज़ हमें पकड़ में आ गई, टेक अ पॉइंट, तो समिंग पॉइंट जैसे अपोजिट होता है और आफ्टर ले जाना भी उसका अपोजिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे इसको। ये टेक्निक हमारी हो गई। फिर एक्सचेंज ऑफ टेकअप पॉइंट और एक इसमें एक्सचेंज ऑफ समिंग पॉइंट, एक चीज और देखेंगे, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ समिंग पॉइंट और रीअरेंजमेंट। हम क्या करेंगे, जो समिंग पॉइंट है, माना कि 2 समिंग पॉइंट हैं, ठीक है, इस पे इनपुट था कुछ, इस पे इनपुट था, ये थे, तो इसको किस किस तरीके से हम समिंग पॉइंट को डिनोट कर सकते हैं। ये सा सी, ये है आर, ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है।
तो इस तरीके से हमारा कुछ समिंग पॉइंट है। तो समिंग पॉइंट के जो ये इनपुट हैं ये है वाई, ठीक है। तो ये इनपुट्स जो हैं हमारे वो इंटरचेंज किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सपोज दैट हमें लिखना है तो ये वाला यहाँ लेके आएंगे, विद साइन लेके आएंगे, ये माना कि प्लस था तो वाई एक्स यहाँ लेके आ सकते हैं और इसको यहाँ लेके जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इन दोनों को कंक्लूड भी कर सकते हैं, ये था आर, ये था एक्स, ये था वाई और ये है सी, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। मतलब इनको किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, समिंग पॉइंट में इनपुट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बशर्ते कंडीशंस है कि समिंग पॉइंट की कंडीशन ये है कि बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसी कंडीशंस में है तभी हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब ये समिंग पॉइंट के इनपुट इस पे ला सकते हैं, इसके इस पे ले जा सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, इसके बाद सीधा रिडक्शन टेक्निक पे हम चले जाएंगे। एक्सचेंज ऑफ एडर विद टेक ऑफ पॉइंट, एक्सचेंज ऑफ एडर विद टेक ऑफ पॉइंट, ठीक है। टेक ऑफ पॉइंट के साथ में उसका एक्सचेंज कराते हैं। तो एक एडर हमारा बना लेते हैं यहाँ पे और एक टेक ऑफ पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। एडर में आर इनपुट था और एक्स एक इनपुट है। एडर में तो दो टाइप के इनपुट होते हैं ना, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और ये था यहाँ पे एक सी था और ये माना कि कुछ एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये इनपुट था, तो यहाँ की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू आर प्लस एक्स आ रही है, यहाँ की भी वैल्यू आर प्लस एक्स आ रही है। अब सपोज दैट हमने क्या किया, टेक ऑफ पॉइंट हम लेके आना चाहते हैं इधर, ठीक है। तो हमें एक्स की वैल्यू मेंटेन रखनी है, मतलब फार्मूला जो हमारा सिस्टम है वो चेंज, जो इनपुट जा रहा है यहाँ पे इस लाइन पे, तो वो इनपुट वही होना चाहिए। हमने क्या किया, टेक ऑफ पॉइंट को चेंज कर दिया। अब समिंग पॉइंट तो यहाँ हो गया, आर हो गया, और यहाँ से इनपुट एक्स हो गया, और ये सी की वैल्यू चली गई, तो सी तो हमारा आर प्लस एक्स ही बना, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे टेक ऑफ पॉइंट यहाँ पे लेके आ गए, टेक ऑफ पॉइंट ये लेके चले गए, तो एक्स, क्या एक्स वही वैल्यू है जो पहले थी, नहीं, अभी क्या है, आर एक्स की वैल्यू जो है एक्स बराबर हमारा सिर्फ और सिर्फ आर है। तो अभी इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस का एक्स करना पड़ेगा। तो अगर जो हम अगर जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं टेक अप पॉइंट, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू को एडअप करना पड़ेगा, तब हम लेके जा सकते हैं, ठीक है। एक्स आ रहा था, यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा और ये आर करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हम उसको आगे ले जा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये गलत था, तो हमें एक्स की वैल्यू ऐड करनी होगी। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को आगे लगाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। और हम आगे जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक है उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। अगला जो लेक्चर्स होगा हमारा क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद में हम सिग्नल फ्लो ग्राफ सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हम पूरा कंट्रोल सिस्टम, एक बार हमारा ट्रांसफर फंक्शन रेडी हो जाए उसके बाद हम पूरा देखते हैं कैसे कंट्रोल की एनालिसिस की जाती है। बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को हमारे साथ इस जर्नी में, ठीक है। थैंक यू सो मच।